गाइज द मनी प्लांट के चैनल पे 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसी के लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खास करके नए लोगों के लिए और जो जिनको 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं इस तरह के स्टॉक्स में। जैसे VBL है, सबसे ज़्यादा फेमस स्टॉक है ये, ठीक है। लोग इस तरह के स्टॉक्स खोजते रहते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहे हैं, कभी भी नीचे गिर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं दे रहे। तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इस तरह के स्टॉक में वेल्थ कैसे बनाएं। अभी ज़्यादातर स्टॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स में हम लोग स्टॉक के गिरने का वेट करते हैं, राइट, या उसके सपोर्ट लेवल पे आने का वेट करते हैं। लेकिन इस तरह के स्टॉक्स कभी सपोर्ट पे आते ही नहीं, इनका कोई सपोर्ट बनता ही नहीं है। अभी जैसे VBL मान लो, VBL का जैसे ये बेस बना, इस बेस पे ये दोबारा आएगा ही नहीं। अभी ये बेस बना, ठीक है, इस बेस पे ये दोबारा आएगा ही नहीं। तो इस तरह के स्टॉक्स हम लोग कैसे कैसे ग्रैब करें, मैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है गाइज, मैं आपको बताऊंगा और आप उसे यूज़ करना। लेकिन शर्त बस यही है कि स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हों, मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट मत ले लेना कि जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री है और वो केमिकल इंडस्ट्री कहाँ यूज़ हो रही है। मतलब आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए, आपको दिमाग में सोचने पे वो पता चलना चाहिए कि वो प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ हो रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स में मत घुस जाना जिसका अता पता नहीं है, जैसे फाइनेंस वगैरह में मत घुस जाना। अब बजाज फाइनेंस आपको हर जगह दिख रहा है, ठीक है, कि बजाज फाइनेंस हर जगह उसके स्टिकर्स लगे हुए रहते हैं, आपको पता है कि बजाज फाइनेंस एग्जिस्ट कर रहा है आपके सामने, लेकिन बाकी जो कंपनीज है वो एग्जिस्ट करती हुई दिखती नहीं है ना। तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो ये प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका काम करेगा, ठीक है। मैं अपने एग्जांपल्स दे के बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ बाइंग की, कहाँ पे मैं मिस कर देता अगर मैं उसमें बाइंग नहीं करता, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे मैंने उसे मिस रियल में कर दिया। तो इस वीडियो को मिस मत करना, एक भी पार्ट मिस मत करना, ठीक है। तो 600 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो से आप सभी की श्योर शॉट हेल्प होने ही वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात वरुण बेवरेज की ही कर लेते हैं, बड़ी कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो सबसे फेवरेट कंपनी है उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद मैं आपको 2 कंपनीज बताऊंगा जो कि मार्केट में बिल्कुल नई है और तबाही मचा रही है। बिल्कुल न्यू कंपनीज के बारे में बताऊंगा और वो तबाही मचा रही हैं, ठीक है। और एक को मैंने बाई कर लिया था, एक को मैंने बाय नहीं किया था, तो क्यों, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपको सब बताऊंगा। अब वरुण बेवरेज मेरे पास कब से है गाइज? वरुण बेवरेज मेरे पास है जनवरी 2022 से। कहाँ से? ये जो आपको छोटा सा कैंडल दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो इस वाले कैंडल पे मैंने इसमें बाइंग की थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये किस तरह का कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। और मैं कभी भी ग्रीन कैंडल में बाइंग नहीं करता किसी भी स्टॉक में। जब भी कोई स्टॉक गिरता है मैं तभी उसमें बाइंग करता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों इसे ग्रीन में बाई किया गाइस? सिंपल सा रीज़न था, ये स्टॉक नीचे आ ही नहीं रहा था। ये आपको एक छोटा सा रेड दिखेगा कुछ टाइम पहले और उसके बाद भी आपको यहाँ पे एक छोटा सा रेड दिखेगा, लेकिन ये इतने बड़े फॉल्स नहीं है। अभी जैसे इस तरह का फॉल रहता है तो आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा ही सोचेगा, लेकिन ये इतने बड़े फॉल्स नहीं थे। छोटे छोटे जो रेड कैंडल्स दिख रहे हैं ये इतने बड़े फॉल्स नहीं थे जिसमें कोई भी आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान करे या ऐसा सोचे कि हाँ अब इसका बेस बन गया, राइट। तो इसमें एंटर करने का मेरा सिंपल सा फंडा ये था, और जो आपको भी करना चाहिए, कि जो स्टॉक आपको लगे कि बहुत ही अच्छा है, जैसे VBL बहुत ही अच्छा स्टॉक है, उस स्टॉक में आप जैसे ही आपको मालूम चलता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें मुझे मिस नहीं करना, ये स्टॉक मैं लेके ही रहूँगा और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, ये कंडीशंस पूरे होने चाहिए, ठीक है। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा? क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसा कहती है, ठीक है। तो वरुण बेवरेज जैसे स्टॉक में जब आपको ऐसा लगे, जैसे आपको अभी जस्ट आपको समझो आपको पता चला कि वरुण बेवरेज मुझे लेना ही है, ठीक है, अभी मान लो इसी स्टेज पे मालूम चला, तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी प्राइस पे वो मिल रहा है उसी प्राइस पे उसे बाय कर लेना है, ठीक है। मैं जैसा करता हूं मैं वो बता रहा हूं आपको। जिस भी प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहा है आपको उसी प्राइस पे उसे बाय कर लेना है। अगर वो फॉल कर रहा है तो देखो वो कब तक फॉल करता है, जैसे ही हल्की सी आपको उसमें टर्न नज़र आए कि वो वापस ग्रीन होने वाला है, आप उस टाइम बाय कर लो, ठीक है। छोटे से अमाउंट से बाय करो, पूरा पैसा मत लगा दो। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। जैसे ही इस तरह का कोई स्टॉक मिले
उसको उसी टाइम पे बाय करो, या फिर अगर वो फॉल कर रहा है तो देखो वो कब तक फॉल करता है, और जैसे ही उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखने लगती है या मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आने लगती है तो उसमें बाइंग कर दो। अब मान लो आपको 100 रुपये लगाने हैं, ठीक है, तो 100 रुपये में से आप 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये जितने भी आपके बनते हैं सही, वो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट 30% के आसपास उसी टाइम पे लगा दो, ठीक है। और उसके बाद जब इन फ्यूचर अगर आपको मान लो वो गिरता हुआ कभी भी फ्यूचर में नज़र आता है तो उसमें आप अपनी स्टेक बढ़ा सकते हो। अब ऐसा नहीं करना, मान लो आपने यहाँ पे बाई किया और ये गिर के इस रेड मूविंग एवरेज तक आ गया, तो आप पैनिक करके फिर यहाँ पे मत बेच देना, ठीक है। अगर आप उतना ज़्यादा भी होल्ड नहीं कर पाते तो ये स्ट्रैटेजी मत यूज़ करना। अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेबिलिटी है, होल्ड करने का सब्र है, तो आप ये यूज़ करना। और बार बार बोल रहा हूँ, हर स्टॉक पे ये काम नहीं करेगा। इक्के दुक्के स्टॉक्स हैं, इक्के दुक्के मतलब एक दो नहीं, मतलब कुछ ही स्टॉक्स हैं मार्केट में, 5 से 10 स्टॉक भी होंगे मुश्किल से शायद, जो कि कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते हैं और बहुत स्पीड में जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया वरुण बेवरेज का, कि मैंने इसे यहाँ पे इसलिए बाई किया था क्योंकि ये गिर नहीं रहा था, और दूसरी रीज़न ये था कि ये स्टॉक अप्रैल 2021 में, मतलब 1 साल से थोड़ा पहले ही, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना छोटा सा, इस कैंडल पे ही इसने मेरे बाइंग से पहले मंथली लेवल को छुआ था, ठीक है। मंथली जो मैं टारगेट देता हूँ आपको, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये मंथली टारगेट मतलब क्या है। जो एग्जिस्टिंग मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा, मैं हर स्टॉक का एक मंथली टारगेट देता हूँ और उसी स्टॉक का मैं एक ईयरली टारगेट भी देता हूँ। मंथली टारगेट क्या होता है? जो सिर्फ उसी मंथ के लिए एक्टिव होता है। जैसे अगर मान लो VBL का अगर मैं मंथली टारगेट दूं, तो अगर सपोज मैं मान लो मैं 1200 का टारगेट दे रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1200 पे आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ अगर ये गिरा और मुझे अगर जून में इसे बाय करना है तो मैं 1200 पे ही बाय करूँगा, लेकिन अगर यहाँ से ये पलट गया तो मैं इसे बाय नहीं करूँगा, फिर मैं अगले महीने का वेट करूँगा, फिर जून में मेरा कोई टारगेट होगा, अगर वो वहाँ पे आएगा तो मैं उसे वहीं बाय करूँगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं उसे छोड़ दूँगा, फिर वो ऊपर जाने दूँगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मंथली टारगेट, जो कि मैं हर महीने हर स्टॉक के लिए चेंज करता हूँ, और एक होता है ईयरली टारगेट जो कि हर स्टॉक के लिए साल के लिए डिसाइड होता है कि ये एक बेस हो जाएगा, इससे नीचे मैं इसमें बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है मेरे मंथली और ईयरली टारगेट का। तो ये हो गया नए लोगों के लिए। अब देखिए वापस आते हैं उस पर कि इसका जो टारगेट बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, 2021 में अप्रैल मंथ में ये जो रेड कैंडल दिख रहा है इसमें बन रहा था 400 रुपये का, ठीक है। तो 400 रुपये का टारगेट बन रहा था, लेकिन उस टाइम में मेरे नज़र में VBL था नहीं, और उस टाइम में मैं स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज कर रहा था, सीखा हुआ था मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। VBL मेरे को मिल नहीं रहा था, प्लस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमेशा ही रहता है ये, तो इसीलिए मैं इसे बाय करने के बारे में सोच नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे समझ लिया, ठीक है, यहाँ पे हाँ, इस जोन में मैंने जब इसे समझ लिया तो मुझे पता चला कि मुझे इसे बाय कर लेना चाहिए था पहले ही, लेकिन मैंने इसे डिले कर दिया। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, वही स्ट्रैटेजी आपको अपनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने इसमें थोड़े स्टॉक बाय कर लिए। अब जैसे मान लो मुझे 1 लाख का अगर इसमें स्टॉक लेना है, ठीक है, 1 लाख रुपए का स्टॉक लेना है, तो मैंने क्या किया, 30,000 का स्टॉक ले लिया। कहाँ पे? जहाँ पे मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज हुई मैंने वहीं पे ले लिया, ठीक है। जहाँ पे मुझे पता चला कि VBL बहुत अच्छा है, नीचे ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो मैंने 30,000 के स्टॉक वहाँ पे ले लिए। अब देखो हुआ क्या उसके बाद ये सिर्फ एक ही बार मुझे अपना मंथली लेवल बनाते हुए दिखा यहाँ पे, समझ रहे हो? तो कितना ज़्यादा डिले हो गया, कितना ज़्यादा प्रॉफिट मेरा लैप्स हो जाता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे नहीं लेता और यहाँ पे लेने का वेट करता कि मेरे मंथली लेवल पे आएगा मैं तभी लूँगा, तो मैं कितना ज़्यादा ये जो तेज़ी हुई है ये मैं मिस कर देता। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसे जनवरी 2022 में बाय कर लिया, और यहाँ पे मैंने एवरेज तो नहीं किया, लेकिन मैं एवरेज कर सकता था। मैंने एवरेज क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं दूसरे स्टॉक्स में ज़्यादा बिजी हो गया था और यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत चीज़ें मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे ये लेवल तो बना रहा था, लेकिन मैंने इसमें एवरेजिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। और बीच में क्या हुआ, VBL ने बोनस भी दिया था,
तो उसकी वजह से भी मुझे अराउंड 200% के आसपास का इसमें प्रॉफिट हो ही रहा था, है ना। तो मैं इसलिए इसमें एवरेजिंग वगैरह नहीं करना चाहता था अंटिल ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरे। तो आपको समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ज़रूर, ठीक है। अभी अगला स्टॉक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और तीसरे जो स्टॉक में मैंने मिस कर दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगा सिचुएशन क्या हुई थी और आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगले जो दोनों स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल नए वाले हैं। देखिए अगला स्टॉक है हरिओम पाइप्स, जिसमें मेरी होल्डिंग है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। और अगर आप में से किसी के पास भी हरिओम पाइप्स होगा ना तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है, कि आपने इसे कितने पे बाय किया। अब मेरी स्टोरी बहुत ही फनी है इसे बाय करने की। क्या है, हरिओम पाइप्स मुझे पता था कि बहुत अच्छा स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिख रहे थे और बहुत जगह पे मुझे ये रिकमेंड होता हुआ दिख रहा था, लेकिन हर कोई यही बोल रहा था कि ये अभी ओवर वैल्यू चल रहा है, ओवर वैल्यू चल रहा है, लेकिन इसे खरीदने के लेवल्स कोई नहीं बता रहा था। अब आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे लोग क्या करते हैं, गोवा वगैरह जाते हैं। तो मैं भी गोवा जा रहा था बस में, ठीक है। और आप में से लोग, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं हैदराबाद में रहता हूँ और हरिओम पाइप्स भी हैदराबाद की ही कंपनी है, ठीक है। ये स्टील पाइप्स बनाती है और ये हैदराबाद की ही कंपनी है, नई कंपनी है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम इसे लिस्ट हुए नहीं हुआ है। तो मैं गोवा की बस में बैठा हुआ था और दिसंबर में मैं गोवा जा रहा था, ठीक है, जो सबसे बेस्ट टाइम होता है गोवा जाने का, न्यू ईयर वगैरह एंजॉय करने का। तो मैं गोवा की बस में बैठा हुआ था और मुझे एक ऑटो के पीछे हरिओम पाइप्स का ऐड दिखा, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे, वैसे पहले से मैंने इसके फंडामेंटल्स वगैरह बहुत कुछ देखे थे, इसके प्रोडक्ट्स देखे थे, इसकी फैक्ट्री के अंदर में काम कैसा होता है वो सब भी मैंने देखा था। बस मैं इसके गिरने का वेट कर रहा था, लेकिन ये गिर नहीं रहा था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये तो था कि मुझे इसे बाय करना ही है, लेकिन कहाँ बाय करना है इसके लिए मैं श्योर नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ऑटो के पीछे इसका ऐड देखा ना तो मुझे समझ में आ गया कि कंपनी बड़ा होना चाह रही है, इतने अच्छे फंडामेंटल्स, इतना अच्छा मैनेजमेंट, सब कुछ अच्छा है, कंपनी ऐड पे भी ध्यान दे रही है। तो मतलब फिर ये APL अपोलो या एस्ट्रल पाइप इस टाइप की बड़ी कंपनी बन सकती है जो बड़े बड़े एड्स, बड़े बड़े बैनर्स के ऊपर भी बाद में ध्यान दे सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस में बैठे बैठे इसे दिसंबर में ही बाय किया। कहाँ पे, इस कैंडल पे, देख रहे हो, ग्रीन कैंडल पे मैंने अगेन बाय किया इसे। कितने पे, 302 रुपये पे, 302 रुपीज़, जो उस टाइम प्राइस चल रहा था, मैंने उसी टाइम हरिओम पाइप्स को उसी प्राइस पे बाय कर लिया। अब कमाल की बात पता है क्या है, कमाल की बात ये है कि इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद भी, आपको ये रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, लेकिन इसने कभी भी लिस्ट होने के बाद में से अभी तक कभी भी मेरे मंथली लेवल्स को टच नहीं किया है, ठीक है, मंथली लेवल तक गिरा नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं मंथली लेवल्स का वेट करता रहता तो मुझे ये स्टॉक कभी नहीं मिलता जो मुझे इसमें 100% से ऊपर के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और आप लोगों को जो बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कई सारे लोगों को 120% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जो ये प्रॉफिट हुआ मुझे, ये प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता अगर मैं मंथली लेवल्स का वेट करता। तो यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, इसकी श्योरिटी ले ली सबसे पहले, और उसके बाद जिस प्राइस पे मुझे ये मिल रहा था मैंने उसी प्राइस पे इसे बाय कर लिया। एंड मैंने ये प्लान बनाया था कि अगर फ्यूचर में कभी भी ये गिरता है और मेरे मंथली लेवल्स पे आता है तो यहाँ पे जो मैंने 30% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लगाया है, उसके बाद जो मेरे अमाउंट बचे हैं 70%, ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ अमाउंट लगाऊंगा इसके मंथली लेवल तक आने के बाद। लेकिन ये कभी वहाँ पे आया ही नहीं और ये मेरा 70% मेरे पास रखा ही रह गया, ठीक है। तो ये पैसे मैंने दूसरे स्टॉक्स में लगा दिए। अब ये जो 30% मैंने लगाया था, इसके ऊपर मुझे 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। जो भी स्टॉक आपको पता है ना कि इस तरह से भागता है, उसमें इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। कॉन्फिडेंस जब बिल्कुल 100% आ जाए ना, आपको उसका फंडामेंटल देख के, मार्केट का सिचुएशन देख के, सब कुछ देख के आपको अगर पता चल जाए कि ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबे टाइम तक जाने वाला है, कंपनी मार्केटिंग भी कर रही है अच्छी खासी, कंपनी का प्रोडक्ट मुझे दिख भी रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या था, मुझे बस ये प्रोडक्ट दिखना बाकी था, जो कि मुझे दिख गया गोवा जाने के टाइम पे इसके एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट गाइज उसी कंपनी का ज़्यादा होता है जो आपके सामने दिख रही होती है ना। तो इस तरह की चीज़ आपको अगर कुछ मिले, कोई स्टॉक ऐसा मिले, तो उसमें आप ये प्लान अपना सकते हो। अब चलिए तीसरी कंपनी चेक करते हैं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट मिस कर दिया। इस कंपनी का नाम है K-Solves इंडिया। मुझे मालूम है आप में से कई सारे लोग अगर YouTube चैनल्स में वीडियोस देखते हो ना, तो K-Solve इंडिया आपको ना सुनाई दिया हो
ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। रिसेंटली ये जो 3 महीने में आपको ये जो तबाही वाली तेज़ी देखने को मिली है, इसकी वजह से लगभग सारे ही यूट्यूब चैनल्स ने इसको कवर किया है, बट मैंने कवर नहीं किया। अब मैंने इसे कवर भी नहीं किया और ना ही मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ये मेरी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इसे एक व्यूअर को रिकमेंड किया, ठीक है। चैनल में कमेंट में मैंने रिकमेंड किया, लेकिन मैंने इसे खुद बाय नहीं किया। क्यों बाय नहीं किया पता नहीं, उस टाइम मेरी माइंड में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे बाय नहीं किया। किसी ने मुझे पूछा कि मल्टी बैगर कोई स्टॉक बताओ, तो मैंने के सॉल्व का नाम दे दिया क्योंकि मैं इसे ट्रैक कर रहा था, लेकिन मैंने खुद बाय इसे नहीं किया। तो जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बता रहा था VBL में और हरिओम पाइप्स में, वही स्ट्रैटेजी मैंने इसमें अप्लाई नहीं की, इसलिए मेरे से ये मिस हो गया। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये अपना चैनल है और ये टाटा पावर का वीडियो था जो मैंने डाला था 3 महीने पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी टीचर 4897 ने पूछा था कि सर इन स्मॉल कैप IT इंडस्ट्री उन्होंने पूछा था, विच वन विल बी द मल्टीबैगर इन नेक्स्ट 5 years। और इसका जवाब मैंने दिया था कि प्लीज़ नोट व्हेन यू से स्मॉल कैप इट मीन्स दैट यू आर रेडी टू टेक रिस्क, ठीक है, जो कि सही है। देयर इज़ अ गुड लुकिंग पेनी स्टॉक एज पर इट्स मार्केट, इट्स के सॉल्व। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का नाम दिया, वो था के सॉल्व, और उसके रीजंस भी दिए थे कि इट्स अ रेगुलरली प्रॉफिट ग्रोथ, रेगुलर सेल्स, इवन कंपनी इज डीलिंग इन ऑल न्यू सॉफ्टवेयर। AI स्पेस में थी ये कंपनी और फ्यूचर ऑफ IT, AI की वजह से बहुत सारी चीज़ मैंने बताई थी और टारगेट्स भी बताए थे कि फर्स्ट 395 का टारगेट है, 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड है 370, 25% का इन्वेस्टमेंट, फिर है 339, 50%, रिमेनिंग जो 50% बचे उसका इन्वेस्टमेंट। मैंने टारगेट भी दे दिए थे, कितना, 395, 370 एंड 339। मैंने सब कुछ बताया, लेकिन मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया। और कमाल की बात है कि इन्होंने भी नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछा था कि डिड यू बाय इट, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि नो, ठीक है। उन्होंने शायद अपना कमेंट डिलीट कर दिया है या पता नहीं, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने रिप्लाई किया कि उन्होंने इसे बाय नहीं किया। अब देखो ये कितना बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट कर रहा था इस पॉइंट पे कि इसे आप 395 पे गिरने पे ले लेना, लेकिन अब उनसे भी क्या, मतलब उनकी गलती नहीं है क्योंकि ये 395 तक तो आया ही नहीं, राइट। तो अगर उस टाइम में मैं ये स्ट्रैटेजी आपको बताता तो हो सकता है मैं भी खरीद लेता और शायद आप भी खरीद लेते, है कि नहीं। तो इस टाइम पे अगर मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट अपना 30% इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, जिस भी पॉइंट पे ये मुझे मिल रहा था। और अगर मैं वैसा करता तो मुझे भी यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है, देखो कितना ज़बरदस्त है, लगभग 100% का ये प्रॉफिट है। जिन्होंने इसे 400, कितना प्राइस चल रहा है, 400 समथिंग, 450 मान के चलो 450 भी मान लो, तो 450 भी मानने पे ये हमको 900 रुपये के आसपास पे मिल रहा है। मतलब सीधा सीधा ये प्राइस डबल हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो आपने 1 लाख इसमें लगाए होते तो सीधा वो 2 लाख रुपए हो गए रहते। और फ्यूचर में भी कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती हुए दिखने वाली है। देखिए अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे देखने पे ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ये बॉलिंजर से बाहर गया, यहाँ पे बॉलिंजर से बाहर गया, यहाँ तो पूरी बॉडी ही इसकी अभी बाहर चल रही है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा बहुत नीचे आए। अब कितना नीचे आएगा वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे यहाँ पे तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। दूसरी रीज़न थी कि ये कंसोलिडेशन में था, देख रहे हो कितने महीनों से ये कंसोलिडेशन में था, मुझे ये ले लेना चाहिए था, तो ये मेरा ब्लंडर था। इवन यहाँ पे भी आप देखोगे तो इसका बिहेवियर कैसा था, यहाँ फ्लैग पैटर्न बनाने वाला बिहेवियर था, ये डंडा और ये उसका फ्लैग, ठीक है। तो जब भी ऐसा फ्लैग पैटर्न ब्रेक होता है ना, ऐसा फ्लैग पैटर्न ब्रेक होता है तो वो अच्छी तेज़ी दिखाता है। फिर यहाँ पे भी वही फ्लैग पैटर्न बना और इसने तेज़ी दिखाई। तो अब यहाँ पे भी अगर ऐसे फ्लैग पैटर्न बनता है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी। अगर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया रहता इस स्ट्रैटेजी के फॉलो करके, तो मेरे पास भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता और जो मेरे वीडियो देख के इस बाय करते उनके पास भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, हर स्टॉक को आप बाय नहीं कर सकते। लेकिन बस इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कोई भी स्टॉक जो आपको बहुत ही तबाही वाला स्टॉक लगे ना कि ये लेना ही है, कुछ भी हो जाए ये लेना ही है, तो उस स्टॉक में आप एंटर कर लो। लेकिन ये सोच के करो कि अगर वो थोड़ा बहुत गिरा तो आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। और वो स्टॉक आपको मार्केट में
विजुअल होना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए, वो मार्केट में समझ में आना चाहिए आपको कि वो आपके सामने यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। ऐसे स्टॉक में ये अप्लाई मत करना जिस स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते, बस मार्केट में ले लो ले लो ले लो बोल रहे हैं सब, इसलिए आप ले रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं तो IEX वाला हाल हो जाएगा, KEI इंडस्ट्री वाला हाल हो जाएगा, जो बिल्कुल सुन के लोग बाय कर रहे थे और गिरा है तो बिल्कुल तबाही के साथ गिरा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, और इस वीडियो को यूज़ करके, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप फ्यूचर में पैसे बनाओगे भी, पैसे बचाओगे भी। वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हो या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं किसी कमेंट को और किसी टेलीग्राम के मैसेज को इग्नोर नहीं करता, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा वीडियो में। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।